नमस्कार साथियों, मैं पवन शर्मा आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करते हैं। देखो, अब तक हमने जो संविधान निर्माण की कहानी पढ़ी या जो संविधान कैसे बना, क्या हुआ, इसकी पूरी अच्छे से देखा। तो अब फिर हमने उसके बाद में देखा कि हमारा जो संविधान था वो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ और उसके 16 अनुच्छेद लागू हुए और इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 394 है। और जो शेष उपबंध, जो शेष संविधान लागू हुआ या पूरा संविधान लागू हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद देखा कि जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसमें प्रस्तावना कितनी थी, तो एक थी। और हमने लास्ट में ये देखा कि जो हमारा संविधान था तो उसमें जब संविधान लागू हुआ उस समय उसमें क्या प्रावधान था, यानी हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में क्या था। वर्तमान में या हम कहें आज 24 दिसंबर 2020 को या हम कहें वर्तमान जो प्रेजेंट में संविधान की क्या कंडीशन है या 24 दिसंबर 2020 को संविधान में क्या है। तो इसको हमने देखा कि जो मूल संविधान था उसमें प्रस्तावना कितनी थी, तो जो प्रस्तावना थी वो कितनी थी, एक। हमने देखा कि अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां थी 8। कितनी थी, 8। हमने देखा इसमें अनुच्छेद कितने थे, जो अनुच्छेद थे वो थे 395। और हमने देखा इसमें जो संविधान में पाठ या कितने भागों में बांटा गया था वो था 22। या हम देखें आज वर्तमान में संविधान में क्या कंडीशन है, तो देखो प्रस्तावना कितनी है। तो अगर प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना की संख्या है एक ही, प्रस्तावना तो एक ही रहेगी। अगर बात करें अनुसूचियां कितनी हैं, तो अनुसूचियां कितनी है, 12। 8 से बढ़कर 12 हो गई इनकी संख्या। और ये भी देखा कैसे कैसे कौन कौन सी कब कब बढ़ी, उनको देखेंगे आगे। और अगर अनुच्छेदों की बात करें, अनुच्छेद कितने हैं, तो हमने देखा कि मूल जो अनुच्छेद हैं वो तो 395 ही है, परंतु गणना की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी संख्या होती है 448 के लगभग एवं। फिर हमने देखा कि इसमें भाग कितने हैं संविधान में, पाठ। तो हमने देखा कि मूल जो पाठ थे, भाग थे, वो तो कितने थे, 22। और गणना की दृष्टि से देखें तो इनकी संख्या है 26। इस तरीके से हम लास्ट क्लास में पढ़े थे और उसको देख रहे थे। तो यानी मूल संविधान में जो संविधान में कितनी प्रस्तावना थी, एक। और आज कितनी है, एक। अनुसूचियां कितनी थी, 8। और आज इनकी संख्या कितनी है, 12। अनुच्छेद कितने थे, 3 से 95। और मूल अनुच्छेद तो 3 से 95 ही हैं और गणना की दृष्टि से कितने हैं, 448। हमने देखा कि जो मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी, 22। और आज मूल जो पाठ है वो तो 22 ही हैं, परंतु गणना की दृष्टि से कितने हैं, 26। इस तरीके से हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब देखो जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो टॉपिक शुरू होता है। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, संविधान में क्या है, प्रस्तावना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, उसके बाद पढ़ेंगे अनुसूचियां, फिर भाग 1 और उसमें अनुच्छेद आते जाएंगे, सबको पढ़ेंगे। तो अब हमारा नया जो टॉपिक बनता है वो बनता है प्रस्तावना। क्या है प्रस्तावना, प्रस्तावना इसको इंग्लिश में प्रेम्बल, प्रेम्बल कहते हैं, PREAMBLA। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं।
और इस प्रस्तावना को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम क्या हैं? अन्य नामों से प्रस्तावना जैसे उद्देश्य का और वह आमुख नामों से भी जाना जाता है। प्रस्तावना को, यानी प्रस्तावना है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेम्बल, PREMBL। और इसको उद्देश्य का भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना को क्या कहते हैं? उद्देश्य का के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? उद्देश्य का के नाम से भी जाना जाता है। उद्देश्य का के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसको बात करें, इसको आमुख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना को आमुख के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आमुख के नाम से भी जाना जाता है। देखो, प्रस्तावना होती क्या है? जैसे जो भी देश हैं जिनका लिखित संविधान है, उनके संविधान में सभी में क्या है? प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना होती क्या है? जैसे हम जो भी निबंध लिखते थे 11th 12th में, या UPSC RPSC जो मेंस एग्जाम होता है, उसमें क्या लिखते हैं? निबंध लिखते हैं। तो उस निबंध से पहले एक भूमिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भूमिका बनाते हैं। उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। तो उस भूमिका के अंदर हम 4-5 जो भी पॉइंट बनते हैं वो पॉइंट बनाते हैं, और बाद में उन्हीं पॉइंटों की व्याख्या करते हैं। उन्हीं पॉइंटों की हम व्याख्या करते हैं बाकी के जो निबंध लिखते हैं। तो प्रस्तावना क्या हुई? यानी जो निबंध लिख रहे हैं उसका उस प्रस्तावना में सार है, उसके उद्देश्य हैं, उसका महत्व है, उसके लक्ष्य है। यानी जो प्रस्तावना है, तो जैसे हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, तो इस संविधान की प्रस्तावना में संविधान के क्या हैं? उद्देश्य हैं, मूल्य हैं, आदर्श हैं। भारत कैसा होगा उसकी प्रकृति है। जैसे भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं होगा, लोकतंत्र होगा या राज्यतंत्र होगा, गणतंत्र होगा या राजशाही होगा। इस तरह की जो संविधान है उसका निचोड़ होता है, सार होता है किसमें? प्रस्तावना। यानी हम कह सकते हैं प्रस्तावना में हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना में संविधान का सार होता है, सार ऑब्लिक निचोड़। दूसरे शब्दों में कहें, संविधान के प्रस्तावना में संविधान का सार निचोड़ होता है। दूसरी बात कहें, प्रस्तावना में संविधान के मूल्यों, आदर्शों और उनके उद्देश्यों तथा संविधान की प्रकृति होती है। संविधान की प्रकृति होती, यानी हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है? संविधान की प्रकृति कैसी है? इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। और वो बाद में देखेंगे कि किन संविधान सभा के सदस्य या जो भी बाद में संविधान की प्रस्तावना के बारे में टिप्पणियां, कथन किन किन्नों ने क्या कहा है, आत्मा किसने कहा है, राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, परिचय पत्र किसने कहा है, ये सारा अभी देखेंगे। अभी तो प्रस्तावना क्या हो रही है? शुरू हो रही है। तो अभी देखते हैं कि जो प्रस्तावना होती है, क्या होती है? प्रस्तावना होती है। उस प्रस्तावना को उद्देश्य का, आमुख, प्रेम्बल नामों से जाना जाता है। ये क्लियर हुआ। हमने देखा कि प्रस्तावना में, किसमें?
प्रस्तावना में संविधान का क्या होता है, सार होता है, निष्कर्ष होते हैं, निचोड़ होता है। और प्रस्तावना में संविधान के मूल्यों, संविधान किन मूल्यों को प्राप्त करना चाहता है, उनके आदर्शों और उनके उद्देश्यों और संविधान की प्रकृति का उल्लेख होता है। कोई सी भी देश की प्रस्तावना हो, उस प्रस्तावना में संविधान का जो सार है, निचोड़ होता है। यानी हम प्रस्तावना को पढ़ करके ये पता लगा सकते हैं कि उस देश के संविधान कैसा है। यानी प्रस्तावना को ही पढ़ करके पता लगा सकते हैं कि उस देश का संविधान कैसा है, कैसा संविधान होगा। यानी प्रस्तावना को पढ़ लो तो हमें यह पता लग जाता है कि उस देश का संविधान कैसा होगा। हमें उसके बारे में निष्कर्ष निकल आते हैं, सार निकल आता है, निचोड़ निकल आता है। हमें उस संविधान के उद्देश्यों का पता लगता है, उसके मूल्यों का पता लगता है, उसके आदर्शों का पता लगता है और उस संविधान की प्रकृति के, स्वभाव के, नेचर के बारे में पता लगता है। तो अभी तक हमने देखा कि प्रस्तावना संविधान का क्या होती है, सार होती है, निचोड़ होती है, संविधान के मूल्यों, आदर्शों, उद्देश्यों का, उनकी प्रकृति का उल्लेख होता है। यानी संविधान के अनुसार उस देश की प्रकृति कैसे है, वो भारत लोकतंत्र होगा या राजतंत्र होगा, गणतंत्र होगा या राजशाही होगा, वो एकात्मक होगा या संघात्मक होगा, वहाँ के लोगों के क्या अधिकार हैं, क्या शक्तियाँ हैं, कि क्या उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या उनकी स्वतंत्रता होंगी, क्या क्या न्याय होंगे, क्या समानता होंगी, क्या बंधुता होंगी। इन सब बातों का उल्लेख जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। तो भारतीय संविधान की जो कोई भी देश की प्रस्तावना हो, उस प्रस्तावना में उस देश के संविधान का सार, निचोड़, निष्कर्ष, मूल्य, आदर्शों, उद्देश्यों और उसकी प्रकृति के बारे में पता लगता है। उसे क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। यहां तक देखा, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं कि अगर देखो हम बात करें तो विश्व में सबसे पहले जो प्रस्तावना को शामिल किया गया था, तो सबसे पहले अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। तो विश्व में सबसे पहले कहीं प्रस्तावना को शामिल किया गया था तो वो किया गया था अमेरिकी संविधान में, क्योंकि अमेरिका का संविधान ही विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान है और विश्व में सबसे छोटा संविधान भी अमेरिकी संविधान है। तो हम कह सकते हैं कि विश्व में या सबसे पहले, ये भी कह सकते हैं सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को, सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। और हम कह सकते हैं कि विश्व का, यानी सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था, तो उस देश का नाम था अमेरिका। अमेरिका में क्यों? क्योंकि विश्व में ये देख लेते हैं यहां पर भी, विश्व में पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, अमेरिका का है। और यह विश्व में लिखित सबसे छोटा संविधान है, जिसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो जिसमें कितने अनुच्छेद हैं, 60, जिसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? जिसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं। और विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है फिर? तो विश्व में हमारी प्रस्तावना चल रही है, परंतु ये 2 पॉइंट आपके लिए काम किया तो देख लीजिएगा। विश्व में सबसे
बड़ा लिखित संविधान अपनाएं, लिखित संविधान भारत का है, जिसमें कितने अनुच्छेद हैं, जिसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद को शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो देखो, यानी विश्व में पहली बार कोई लिखित संविधान है तो वो किसका है, अमेरिका का। किसका है, अमेरिका का संविधान है, वो विश्व में पहली बार लिखा गया था। और अमेरिकी संविधान में विश्व में पहली जो प्रस्तावना थी वो किस संविधान में शामिल की गई थी, अमेरिका के संविधान में। और अमेरिका का विश्व में लिखा गया सबसे छोटा संविधान है, और जिसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, 7। और भारत का विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, और वो किसका है, भारत का, और जिसमें कितने अनुच्छेद हैं, 395। देखो, हमारी प्रस्तावना यानी विश्व में सबसे पहले कहां पे जोड़ी गई, अमेरिका। तो हमने जो प्रस्तावना की अवधारणा है, संकल्पना है, वो कहां से ली है, यानी जो प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है, अमेरिका से। परंतु बात करें कि प्रस्तावना की भाषा, उसकी लैंग्वेज, तो वो कहां से लिया है, वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। तो देखते हैं, इनको भी देख लेते हैं यहां पे। देखो, प्रस्तावना तो इसकी जो अवधारणा या कहें संकल्पना या कहें विचार, ये सब हमने कहां से लिए, तो ये सब हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से। कहां से लिए हैं, ये सब हमने अमेरिकीय संविधान से लिए हैं। कहां से लिए हैं, अमेरिकीय संविधान से लिए हैं। तो जो प्रस्तावना की भाषा प्रस्तावना की अवधारणा, संकल्पना, विचार, ये कहां से लिया, ये हमने लिया है अमेरिका से, अमेरिका या अमेरिका के संविधान से। अगर बात करें प्रस्तावना की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो हमने कहां से लिया है, तो जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहां से लिए हमने, तो भाषा ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगर देखो, जो अगर कहें कि अमेरिका ऑप्शन में ना हो, अगर यूएनओ हो, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो भी आंसर क्या माना जाएगा, यूएनओ माना जाएगा। क्योंकि यूएनओ की जो भाषा है उससे भी हमारी प्रस्तावना, यूएनओ की जो अवधारणा है वो भी हमारी प्रस्तावना के समान है, यानी वहां से भी हमारी प्रस्तावना पर क्या है, प्रभाव पड़ता है। तो बात करें प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है, तो जो प्रस्तावना की भाषा ली है हमने, वो ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से लिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा को लिया है। तो अगर बात करें कि जो हमने प्रस्तावना ली है वो किस देश से इसकी ग्रहण की है, या उसकी जो संकल्पना है, उसका विचार हमारे देश में, हमारे संविधान सभा के सदस्यों में आया कि हमें ऐसी प्रस्तावना बनानी चाहिए। जैसे हमारी प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, ऐसी बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ऐसी बी द पीपल ऑफ अमेरिका। ऐसे यूएनओ के में लिखा है बी द पीपल ऑफ यूएनओ, यानी हमारी प्रस्तावना की जो संकल्पना, विचार, अवधारणा, वो अमेरिका या यूएनओ दोनों से ली गई है। पहले प्राथमिकता देनी है अमेरिका को, और दूसरी यूएनओ को। और जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। क्लियर हुआ यहां तक, आगे देख दिए। तो प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है, अमेरिका से। संकल्पना कहां से ली है, अमेरिका से, एक ही अर्थ है। अवधारणा कहां से ली है, अमेरिका से। अगर बात करें भारत में, तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो जो अधिनियम लेके आ रही थी, तो पहली बार 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। तो पहली बार भारत में, ऐसे लिखेंगे, भारत में पहली बार 1919 के एक्ट में, 1900, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना को जोड़ा गया था।
जोड़ा गया था। यानी हम भारत के इतिहास में बात करें तो पहली बार प्रस्तावना किस अधिनियम में शामिल की गई थी, तो वो अधिनियम था 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें पहली बार प्रस्तावना को शामिल किया गया। परंतु बात करें कि जो 1919 का अधिनियम था, सॉरी 1935 का, 1935 के एक्ट में प्रस्तावना का क्या था, प्रस्तावना का अभाव था। यानी प्रस्तावना नहीं थी, प्रस्तावना का अभाव था, यानी इसमें प्रस्तावना नहीं थी। परंतु विरोध हुआ, तो विरोध के कारण, परंतु भारतीयों के विरोध के कारण 1919 के एक्ट की या अधिनियम की प्रस्तावना को शामिल किया गया था। यानी हम कह सकते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसमें पहली बार प्रस्तावना को शामिल किया गया था और इसके द्वारा प्रस्तावना पहली बार शामिल की गई थी। और 1919 का जो अधिनियम था, इसमें प्रस्तावना का क्या था, अभाव था, यानी प्रस्तावना नहीं थी। परंतु भारतीयों ने इसका क्या किया, विरोध किया। तो इस विरोध के कारण जो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना थी, उसे ही 1935 के अधिनियम में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया या जोड़ दिया गया। तो भारत में पूछा जाए कि पहली बार प्रस्तावना किस अधिनियम में शामिल की गई थी, तो वो था 1919 का अधिनियम। क्या 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना थी? नहीं थी। परंतु जब भारतीयों ने उसका क्या किया, विरोध किया, तो फिर 1935 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही 1935 के अधिनियम में शामिल कर दिया गया। तो 1935 का जो अधिनियम था, उसमें प्रस्तावना का क्या था, पूरी तरह अभाव था। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद आए हैं। क्या आए हैं? वाद। क्या संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? तो देखते हैं, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो पहले तो ये देखते हैं, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? संविधान का भाग है। साथ ही साथ ये देख लेते हैं, क्या इसमें संशोधन हो सकते हैं। तो दोनों ही टॉपिक हैं। तो जो इससे संबंधित जो पहला केस आया, वो था बैरूबाड़ी यूनियन बाद 1960। देखो, बैरूबाड़ी एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। किसका नाम है? जगह का, स्थान का नाम है। ये क्या थी, इसका पूरा मैं मामला बता देता हूं। देखो, क्या था कि बैरूबाड़ी एक स्थान था जो अभी वर्तमान में कहां पर है? बांग्लादेश में। किसमें? बांग्लादेश में। वर्तमान में तो ये कहां है? बांग्लादेश में। और पहले किसमें था? पाकिस्तान में। किसमें था? पाक में। क्योंकि पहले जो बांग्लादेश था, पहले किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो पाकिस्तान ये मांग कर रहा था कि इसमें मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम बाहुल है, इसलिए जो बैरूबाड़ी क्षेत्र है उसे पाकिस्तान को दिया जाए। तो देखो, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद दिया है 143। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है। क्या ले सकता है? परामर्श। अब बात आती है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है? 143 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट को 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श देने की क्या है? शक्ति प्राप्त है। तो देखो, राष्ट्रपति
सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर हो जाए। दूसरी बात ये आती है, ज्यादातर बुकों में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। यह बात पूरी तरह गलत है। देखो, दो तरह के मामले होते हैं। कितने तरह के मामले होते हैं? दो तरह के मामले होते हैं जिसमें अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति क्या लेता है, सलाह लेता है। क्या लेता है? सलाह लेता है। और वो दो तरह के मामले क्या हैं? तो एक मामला एक तो मामला है, जैसे 143 में कितने तरह के मामले हैं? दो। नंबर एक जो मामला है वो है संवैधानिक मामलों में, संवैधानिक मामलों में सलाह ले सकता है। दूसरा है सार्वजनिक मामलों में, सार्वजनिक मामलों में या संवैधानिक मामले यानी संधि समझौते हुए जो संविधान से लागू होने से पहले के। देखो, जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगता है, परामर्श मांगता है, तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। यानी बाध्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। ठीक है साहब। और संवैधानिक मामलों में, जो संवैधानिक मामलों में यदि राष्ट्रपति क्या लेता है, परामर्श लेता है, तो जो संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। संवैधानिक मामलों में बाध्य क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही काम है, न्यायपालिका का ही काम है कि संविधान की क्या करे, व्याख्या करे। यानी संवैधानिक मामलों में अगर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली जाती है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, परंतु राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक बात। परंतु अगर सार्वजनिक मामलों में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से 143 के तहत क्या लेता है, सलाह, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे बाबरी मस्जिद वाला जो मामला है वो एक सार्वजनिक मामला है। क्या है? सार्वजनिक मामला है। और देखो, अगर सार्वजनिक मामले का मतलब है कि वो मामला बाद में न्यायपालिका में आ सकता है सुनवाई के लिए, तो जब सुप्रीम कोर्ट पहले किसी मामले पर निर्णय दे चुका है, सलाह दे चुका है, तो बाद में वो निर्णय क्या देगा, वो पक्षपात रहित तो हो जाएगा। इसलिए जो सार्वजनिक मामले हैं उनमें न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस पर सलाह मांगी गई। क्या भारत है वो किसी देखो, जैसे अनुच्छेद है हमारा जो अनुच्छेद है, कौन सा, जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत हम जैसे अभी भाग 1 पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, तो अभी हम कौन सा मामला पढ़ रहे हैं, बेरू बॉडी यूनियन बाद 1960। तो देखो, अभी जो हम मामला पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे थे कि हमने अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 2 में जो प्रावधान है उसमें ये प्रावधान है अनुच्छेद 2 में कि भारत का जो हिस्सा नहीं है वो भारत किसी दूसरे क्षेत्र को, जो भारत का वर्तमान हिस्सा नहीं है, जैसे ये तो अपना भारत है और ये पाकिस्तान है, तो अनुच्छेद 2 के तहत इस पाकिस्तान को हम भारत में शामिल कर सकते हैं। तो ये किसके तहत, यानी दूसरे क्षेत्र को हम अपने क्षेत्र में मिला सकते हैं, अनुच्छेद 2 के तहत। और अनुच्छेद 3 के तहत जो वर्तमान भारत का हिस्सा है उसको किसी भी तरह से निर्धारित कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, किसी राज्य का सीमा बदल सकते हैं, क्षेत्र बदल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किसी अपने क्षेत्र को, अपना जो क्षेत्र है उसे दूसरे देश को नहीं दे सकते, तो फिर सरकार ने पूछा कि भाई कैसे देंगे, तो इसने कहा इसके लिए आपको 368 के तहत संविधान में क्या करना होगा, संशोधन करना होगा। इसके तहत सलाह मांगी गई और सलाह मांगी गई तो फिर बाद में हमारी संसद ने 9वां संविधान संशोधन 1960 में
बेरुवाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया था, जो वर्तमान में कहां पर है, बांग्लादेश में। तो फिर ये मामला गया कोर्ट में कि भारत एक अखंड है, संप्रभु राज्य है, ये अपने किसी हिस्से को दूसरे को नहीं दे सकता। और क्योंकि प्रस्तावना में क्या है, तो फिर हमारी इसमें मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, जो प्रस्तावना है वो संविधान सभा के सदस्य हैं या संविधान सभा के मस्तिष्क की एक विचार है, कुंजी है, इसलिए प्रस्तावना, इस बात में कहा कि प्रस्तावना है वो संविधान का क्या नहीं है, भाग नहीं है। इस बात में कहा कि प्रस्तावना, क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इस मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये कह दिया। अब भाग नहीं है, इसका मतलब भाग नहीं है तो इसमें क्या नहीं हो सकते, संशोधन नहीं हो सकता। यानी बेरुवाड़ी मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है, भाग नहीं है, और जब भाग नहीं है तो इसमें 368 के तहत संशोधन भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये मामले में तो ये हुआ। इसके बाद जो, यानी इसमें सीधी सीधी बात कह दी, दो बातें कही, क्या कही, इस मामले में कहा बेरुवाड़ी मामले में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और फिर इससे एक निष्कर्ष निकला कि तो भाग नहीं है, भाग नहीं है तो 368 के तहत संशोधन नहीं हो सकता, तो 368 के तहत संशोधन नहीं हो सकता। अब दूसरा मामला आया और वो मामला था केशवानंद भारतीय, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। ये मामले की डेट भी याद रखनी है, ये था 24 अप्रैल 1973 का मामला है। कौन सा मामला है, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, 24 अप्रैल 1973 का। इस मामले में ये भी ध्यान देने की बात है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी पीठ बनाई गई, जिसमें 13 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे, 13 न्यायाधीश थे। देखो, अब तक जैसे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट मामलों की सुनवाई के लिए संविधान की व्याख्या करने के लिए पीठ का गठन करता है, जैसे संवैधानिक पीठ कहते हैं। देखो, संवैधानिक पीठ उसे कहते हैं जिसमें कम से कम कितने न्यायाधीश हों, 5 न्यायाधीश हों, जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। अगर 5 से कम न्यायाधीश हैं तो उसे संवैधानिक पीठ नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे, संवैधानिक पीठ। तो संवैधानिक पीठ उसे ही कहेंगे जिसमें कम से कम कितने होने चाहिए, 5। और अब तक भारतीय इतिहास में कितने न्यायाधीशों की पीठ बनाई गई है, तो वो 13 न्यायाधीशों की पीठ बनाई गई है। कितने न्यायाधीशों की, 13। और वो कौन से मामले की सुनवाई करने के लिए, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले की सुनवाई के लिए बनाई गई। और देखा जाए तो ये पीठ होती है वो हमेशा विषम संख्या में होती है। कितनी में होंगी, विषम में। देखो, या तो एक ही न्यायाधीश होगा तो जो अपना पक्ष विपक्ष सुना से देगा, इसे एकल पीठ कहते हैं, या वो 3 की होगी या 5 की या 7 की। क्योंकि अगर जैसे मान के चलो 6 की है तो इसके 3 पक्ष में और 3 विपक्ष में हो गए, तो ये तो मामला सलटा ही नहीं। तो इसलिए हमेशा ये कैसे होंगी, पक्ष विपक्ष में होंगी। जैसे मान के चलो 4 इसके पक्ष में और 2 खिलाफ में, तो ये मामला इसके पक्ष में चला जाएगा। और अगर इधर 2 और इधर 4, तो ये भी नहीं, मतलब ऐसे हो सकता है ना, जैसे 6 हैं तो ये 3 हो गया, तो मामला सलटेगा नहीं। परंतु जब ये 7 होगी, कितनी होगी, तो 7, तो एक तरफ 4 एक तरफ 3। और ये ऐसे भी हो सकता है कि 3 इसके पक्ष में और 4 इसके खिलाफ।
तो हमेशा विषम संख्या में ये स्पीड का निर्माण किया जाता है। अब देखो केशवानंद भारती मामले में जो निर्णय निकल के आया था वो देखते हैं। तो केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखो बैरूवाड़ी में तो कह दिया कि संविधान जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना का भाग नहीं है, ये उनके मस्तिष्क की उपज है, और इसमें जब भाग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता। ये चीज क्लियर हुई। जब प्रस्तावना क्या नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, तो इसमें संशोधन नहीं हो सकता अनुच्छेद 368 के तहत। तो देखो केशवानंद भारती में क्या कहा, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, केरल राज्य, और ये मामला कब का है, ये है 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 का यह मामला है। कब का है, 24 अप्रैल 1973 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिए, तो निर्णय क्या दिए, देखो पहला निर्णय दिया, यानी जो अपना बैरूवाड़ी मामला था जो निर्णय दिया उसको पूरी तरह पलट दिया, और ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होता है कि वो अपने मामले को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। इसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 के तहत। तो इसमें जो पहला निर्णय दिया वो ये दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, और जिस तरह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है, संविधान में संशोधन होता है, उसी तरह प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, संसद की शक्ति मिल गई। यानी जिस तरह संसद पहले तो बात यही कही कि वो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, भाग है, क्या है, भाग है। और दूसरी बात कही कि जिस तरह से संसद जो बाकी के संविधान में संशोधन करती है 368 के तहत, वैसे प्रस्तावना में भी क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। परंतु दूसरी बात क्या की, परंतु संसद मूल ढांचे में, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। यानी जो संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो संसद ने कहा कि भाई ये मूल ढांचा क्या है, तो मूल ढांचे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मूल ढांचा है इसका निर्धारण कौन करेगी, इसका जो निर्धारण है मूल ढांचे का निर्धारण कौन करेगी, न्यायपालिका करेगी। कौन करेगी, न्यायपालिका करेगी। तो मूल ढांचे का निर्धारण कौन करेगी, न्यायपालिका। दूसरी तो न्याय सरकार ने कहा करो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका निर्धारण बाद दर बाद किया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हमारे पास मामले आते जाएंगे वैसे वैसे हम मूल ढांचे का निर्धारण करते जाएंगे। यानी केशवानंद भारती मामले में दो चीजें हुई कि एक तरफ तो कह दिया कि आप संशोधन कर सकते हो, करो, दूसरी तरफ कहा कि आप मूल ढांचा है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें संशोधन नहीं कर सकते। जैसे मूल ढांचे का मतलब है, जैसे ये मकान है और ये मकान नीचे पिलरों पर बना हुआ है ये कमरा,
तो इस कमरे में से 2 कमरे बना सकते हो, इधर की जगह गेट इधर बना सकते हो, तो ये परिवर्तन तो कर सकते हो, परंतु जो इसके नीचे पिलर लगे हुए हैं अगर उसको ही हटा दोगे तो ये मकान गिर जाएगा जिस पर टिका हुआ है। मूल ढांचे का मतलब है जो संविधान जिन मूल्यों जिन आदर्शों पर टिका हुआ है उनको आप चेंज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। जैसे लोकतंत्र है, क्या है? लोकतंत्र को आप समाप्त करके क्या बना दें? राजतंत्र बना दें। क्या बना दें? राजतंत्र। तो ये मूल ढांचा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा, जैसे भारत क्या है? गणराज्य है। क्या है? गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि देश का जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो कैसा होगा? निर्वाचित होगा। यानी हमारा राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्र प्रमुख है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि गणराज्य को समाप्त करके आप क्या बना दें? राजशाही बना दें। राजशाही का मतलब है कि राष्ट्रपति के लिए ऐसा नियम बना दे सरकार कि जो राष्ट्रपति का बेटा होगा उसका जो बेटा होगा वो क्या है? अगला राष्ट्रपति बनते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? फिर राजशाही हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा। परंतु गणराज्य है कि भाई राष्ट्रपति का क्या होगा? एक निश्चित समय के लिए चुनाव होगा और उसे कहते हैं गणराज्य। तो ये होता है मूल ढांचा। और मूल ढांचे का निर्धारण कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। कब करेगी? तो कब करेगी? बाद दर करेगी। तो इस मामले में 2-3 चीजें निकल के आई। पहला कहा कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। दूसरा क्या कहा? दूसरा कहा कि जिस तरीके से 368 के तहत संसद संविधान के अन्य उपबंधों में संशोधन कर सकती है वैसे प्रस्तावना में कर सकती है। परंतु एक बात इन्होंने कह दी कि परंतु संसद संविधान के मूल ढांचे में यानी प्रस्तावना या संविधान का जो भी मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें परिवर्तन नहीं कर दी। इसलिए इस मामले में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हाथ से दिया और एक हाथ से वापस ले लिया। तो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसके बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हाथ से दिया, एक हाथ से दिया और एक हाथ से वापस ले लिया। यानी दिया कैसे? तो दिया तो ऐसे कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और आप इसमें क्या कर सकते हो? संशोधन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? संशोधन कर सकते हो। दूसरी तरफ कह दिया वापस कैसे लिया? वापस ऐसे लिया, इसमें कहा कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें आप परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकते। तो देखो अब यहां से 2 चीजें निकल के आई कि क्या प्रस्तावना संसद की शक्तियों को सीमित करती है? क्या चीज निकली? क्या प्रस्तावना संसद की शक्ति को सीमित करती है? तो देखो हम कहेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से तो सीमित नहीं कर सकती क्योंकि उस प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। अगर आपसे इंटरव्यू वगैरह में या मेंस में लिखने के लिए बोला जाता है कि प्रस्तावना क्या संसद की शक्ति को सीमित करती है, तो आप बोलोगे कि नहीं कर सकती क्योंकि प्रस्तावना में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। परंतु दूसरी तरफ क्या कहा कि मूल ढांचे में आप क्या नहीं कर सकते? परिवर्तन नहीं कर सकते। जब मूल ढांचे में जो परिवर्तन नहीं कर सकते तो कुछ शक्ति तो कैसी हो रही है? सीमित हो रही है। तो इसको नोट में लिखेंगे। देखो नोट में प्रस्तावना प्रत्यक्ष रूप से तो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित नहीं करती, यानी कुछ रोक नहीं लगाती, सीमित
नहीं करती, परंतु अप्रत्यक्ष या देखा जाए, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से संसद प्रस्तावना के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसी कारण कुछ हद तक सीमित करती है। और देखो, जो पहली बार मूल ढांचे की अवधारणा आई वो इसी मामले में आई, केशवानंद भारती मामले में। तो देखो इसमें क्या है कि देखो हमने देखा कि क्या प्रस्तावना संसद की शक्ति को सीमित करती है, तो आप जवाब दोगे नहीं, परंतु प्रस्तावना के जो मूल ढांचा है, क्या है, मूल ढांचा है, उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। तो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हद तक शक्ति, जो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति है, उसे क्या करती है, सीमित करती है। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में।